हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लाया हूँ चैप्टर 3 साइंस 1 के इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले 2 चैप्टर साइंस 1 के अपलोड कर दिए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए उसको भी देख लेना। और साथ ही साथ मैं ये बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 3 भी स्टार्ट करता हूँ। तो चैप्टर 3 में सबसे पहले हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। इसके पहले मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आज मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जो आपको करना है, और साथ ही साथ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल चेंज। ये आपको नहीं मिलेगा, आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आंसर बोलता हूँ, आप लिख लो। तो आंसर है व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस which in turn is able to form the original substance under certain condition is called physical change। फुल स्टॉप लगाना, फिर इसी में कंटिन्यू। दिस इज टेम्पररी चेंज। एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। अभी मैंने ये टेबल मार्क करवाया और ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके आंसर्स अगर मैं बोलूँ तो बता देता हूँ मैं। जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, फिजिकल चेंज अभी मैंने बताया हूँ। फिजिकल चेंज यानी कि जो चेंज जो वापस किया जा सकता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के बाद। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इसकी डेफिनेशन है द चेंज इन विच a substance or substances are converted into new substance or substances having property different from the original one is called a chemical change. This is a permanent change. Example, milk turned into a curd। ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया हूँ। तो अभी फटाफट से ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लो। तो दो तो किए हुए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट ये है केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू कर्ड ये भी केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर आप बोलोगे तो इवेपोरेट वाटर होता है वो क्लाउड में बन जाता है और वापस वाटर के फॉर्म में नीचे रेन के टाइप में आ जाता है, तो ये होगा फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, क्या वो डाइजेस्ट होने के बाद वापस फूड बनता है? नहीं, तो ये होगा केमिकल चेंज। इसके बाद साइज रिडक्शन ऑफ नेथला बॉल एक्सपोज टू एयर, ये एक्चुअल में होता है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स रहते हैं वो एयर पे मौजूद रहते हैं, तो इसको हम वापस से नेथला बॉल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टेनिंग ऑफ शाब्दी और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस, इसका मेरे को नहीं पता है, सॉरी इसके लिए, ये मेरे को नहीं पता है। इसके बाद ब्रेकिंग अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, तो ग्लास ऑब्जेक्ट को चेंज किया जा सकता है या नहीं, इसका आंसर आपको पता है। अच्छा तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा आंसर है यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन से लेके न्यू बॉन्ड्स तक के आपका रहेगा कौन सा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन का आंसर। इसके पहले जो फिजिकल और केमिकल चेंज किए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट, इसमें यहीं पे है वो क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूँ। ये है इसका क्वेश्चन, द सब्सटेंस व्हाट इज मेंट बाय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका आंसर पीछे सॉरी इसका क्वेश्चन पीछे दिया गया है, तो इसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक के। अभी अगर इसका एग्जाम्पल बोलो तो यहाँ पर तो दिया है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, लेकिन मान लो अगर आपको इक्वेशन में लिखने का है तो आप सबसे बेस्ट C+O2 गिव्स CO2 ये लिख लो और आपको बहुत इजीली सबसे इजी हो जाएगा। लाइक मैं बता देता हूँ, C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा रिएक्टेंट्स और ये होगा प्रोडक्ट। ये क्या होगा, रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है केमिकल इक्वेशन, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। लेट मी सी इफ आंसर इज ओवर हियर। यस, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, और साथ में ये इक्वेशन भी लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसके बाद चलता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द कन्वेंशंस फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये वाला। ठीक है,
अभी इसका आंसर आपको पूरा नहीं लिखना है, मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक के। फर्स्ट वाला आपको पूरा लिखना है, सेकेंड वाला आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के लिखना है, बिटवीन देम, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ से लेना है आपको और इसको ले जाना है ब्रैकेट्स तक के, यहाँ तक के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वेंशन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा व्हेन हीट इज टू बी गिवन, यहाँ से लेकर आप लिख सकते हो यहाँ तक के, ठीक है। एग्जाम्पल आपके ऊपर है, लिखना है नहीं लिखना है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है इट इज़ नेसेसरी से लेकर ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन तक के, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है इसमें, सिक्स्थ पॉइंट रहेगा स्पेशल इंफॉर्मेशन से लेके फॉर्मूले तक के। ओके, तो ये है आपका साइन कन्वेंशन का आंसर और ये आपको याद कर लेना है बहुत अच्छे से। आ जाओ, ये टॉपिक छोड़ दो ये पूरा, अब आ जाओ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मेन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर शायद आपको मिल जाएगा यहाँ पे, लेट मी सी इफ इट इज देयर। तो यहाँ पर इफ द नंबर ऑफ एटम, एक मिनट मैं आंसर बोल देता हूँ इससे अच्छा। In a chemical reaction, if the number of atoms of the elements in the reactant is same as the number of atoms in those elements in the product, such equation is called as a balance। यानी शुरुआत में हमको क्या लगाना है, इन अ केमिकल रिएक्शन इफ द, इतना लगा लो, बाद में ये पूरा पॉइंट लिख लो। अनबैलेंस इक्वेशन का करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करना है तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा इसका अनबैलेंस का है। इसके बाद आ जाओ हमारे मेन टॉपिक स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसका बुक के पीछे में आपको दिया है, ये आपको डाइजेस्ट से देख के स्टेप्स पूरी करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे बताना, मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लेंदी टॉपिक हो जाता है। लेंदी नहीं मतलब ये अगर अभी करा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। आ जाओ अगले इसमें आपको करने का है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। इन दोनों को अंडरलाइन करो, इसको लर्न मत करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन बनता है और पीछे में भी इसके बारे में बोला ही है क्वेश्चंस, और वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे भी नहीं है, इसका आंसर आप ये है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको लिख लेना है और साथ ही साथ आपको एक एग्जाम्पल भी लिख लेना है। ये वाला एग्जाम्पल ज़्यादा इजी है तो इसको लिख लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ, क्योंकि हमने गिव वन एग्जाम्पल भी बोला है। चलो अगले इसमें चलते हैं हम फटाफट से। अब आएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। तो इसका आंसर रहेगा ये, द रिएक्शन इन विच से लेकर डिकम्पोजिशन। और एग्जाम्पल याला मत लिख लेना, ये एग्जाम्पल मत लिखना, एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा ये वाला, नहीं ये वाला, ये भी नहीं, ये वाला, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन इजी वाला चूज़ करो। अगर जैसे कि अभी मैंने ऊपर एक डेफिनेशन बताया हूँ, तो ये थोड़ी सी गलत डेफिनेशन है, इसको लिख लो, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बेस्ट मतलब यही है डेफिनेशन, वो गलत थी। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन बनेगा, बस डिकम्पोजिशन की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसकी बोल्ड लेटर्स में दिखे होंगे डेफिनेशन, इसको आपको लिखना है। अब आपको रिएक्शन इसके साथ एग्जाम्पल कौन सा लिखने में मैं बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल आएगा ये वाला, इनमें से कोई भी एक ले लो। तो इसमें आंसर बहुत इजी है, देखो CuS पहला वाला ले लो, ये आगे चल के भी आपको पढ़ना है, ठीक है। CuSO4 प्लस Fe, तो इसका आंसर होगा FeSO4 प्लस Cu। डिकम्पोजिशन में ये होता, सॉरी डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज टेकन बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये आपको आगे चल के 9th चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन अब आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, बोल्ड लेटर्स वाला लिख लो। और अभी इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो
इसका एग्जाम्पल बुक में नहीं दिया है, आपको लिखना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, देखो BaSO4 प्लस K2CrO4, ठीक है, ये क्या देगा आपको। अब इसकी Ba के साथ CrO4 लिख लो और SO4 के साथ K2 लिख लेना, मतलब कि BaCrO4 प्लस K2SO4, ठीक है, ऐसा ये रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। इसके बाद हमको पढ़ना है एक्सोथर्मिक। सेम क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो इसका डेफिनेशन में देख लेता हूँ है क्या इधर में, आई डोंट थिंक सो इसका डेफिनेशन बुक में है, नहीं है इसका डेफिनेशन, इसलिए आप लिख लो डेफिनेशन में बोल रहा हूँ। द केमिकल रिएक्शन विच आर अकम्पनीड बाय evolution of heat are called exothermic reaction. I repeat, the chemical reactions which are accompanied by evolution of heat are called exothermic reaction. अभी अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तो मैं एग्जाम्पल बोल देता हूँ, बुक में है ये वाला, नीचे वाला एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिखना है आपको, ओके। शायद से इधर में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, ये इधर में डेफिनेशन कहीं मिल जाएगी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना है मेरे को। सेकेंड है व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। सेम क्वेश्चन एंडोथर्मिक, इसका आंसर वैसे ही है थोड़ा बहुत, बस इसमें आ जाएगा द केमिकल रिएक्शन विच आर अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। वहाँ पे हमने लिखा था एवोल्यूशन, यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें कौन सा एग्जाम्पल लिखना है, ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। अब आता है हम लोग स्टेट द फैक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो इसका आंसर रहेगा द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर। तो इसका देखो कैसे बनेगा, ये जो जितने भी बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं ना, ए नेचुरल, साइज ऑफ पार्टिकल्स, इधर कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये पूरे आपको लिख लेने, बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिर्फ नाम लिखने हैं। इसके क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पहला रहेगा इसमें, हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी आएंगे ना अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैटलिस्ट भी है इसमें एक, जो पूछ सकता है, ठीक है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स भी आपको पूछ सकता है। तो इसमें आपको करना क्या है, अभी क्वेश्चन मैंने बोल दिया, आंसर देखो, आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। व्हेन द रिएक्टेंट कंबाइंस विद अदर 2 और मोर रिएक्टेंट्स देन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, इतना आपको करना है। इसके बाद यहाँ से लिखना है बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक से लेकर आपको लिख लेना है यहाँ नेचर, और एक मिनट, हाँ, आपको लिख लेना है यहाँ तक के पहले, फिर यहाँ से देयरफॉर द रेट ऑफ विद एसिड जिंक तक के लिख लो, बस इतना लिख लिए, ये आंसर काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक के लिख लो, ये हो जाता है आंसर कंप्लीट। पहले एक डेफिनेशन मैंने बता दी है, डेफिनेशन नहीं वो पॉइंट है, फिर यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बनेगा, बस इधर आ जाएगा साइज ऑफ द पार्टिकल्स। क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ मैं, हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका आंसर नहीं है बुक में, इन पर थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आंसर, इन द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड शाबाटाइल CO2 effervescence is formed slowly। ये यहाँ पे देखो CO2 effervescence is formed slowly with, यहाँ तक के लिख लो। इसके बाद अबव ऑब्जर्वेशन से लेके यहाँ तक के लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर किसका, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसका आंसर जो है ना ये रहेगा यहाँ से, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट लिखना पड़ेगा।
इन द रिएक्शन ऑफ, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड CaCO3, फिर यहां से लिखने का है आपको, या फिर इस आंसर के लिए, सिर्फ ये वाले आंसर के लिए मैं बोलूंगा कि आप डाइजेस्ट रेफर कर लो, सिर्फ ये वाले आंसर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, तो इसका भी सेम क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये इसका भी आप डाइजेस्ट से पढ़ो, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है डिटेल्स, आप डाइजेस्ट से पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये वाला। इसके बाद कैटलिस्ट का थोड़ा सा ना पॉइंट्स में आंसर लिखो ताकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बना लो डेफिनेशन को। इसके बाद ऑन हीटिंग पोटेशियम, यहाँ पे ये रहेगा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। ये इक्वेशन तक के लिखो पहले, उसके बाद द रेट से लेके पूरा यहाँ तक के रहेगा तुम्हारा थर्ड पॉइंट। यानी फर्स्ट पॉइंट पहले डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट में, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ सॉरी सेकेंड पॉइंट में आपको लिखने का है ये वाला, और थर्ड पॉइंट में लिखना है ये वाला, ठीक है, समझ आ गया। पहले डेफिनेशन, फिर ऊपर की फर्स्ट लाइन और ये इक्वेशन, फिर थर्ड पॉइंट में ये पूरा पैराग्राफ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे रहेगा। ऑक्सीडेशन में आप पहले आपको डेफिनेशन जो है वो बुक से नहीं मिलेगी, इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, कहाँ से, डाइजेस्ट या टारगेट जो भी आप रेफर करते हो उससे कर लो, और इससे साथ साथ इक्वेशन भी कर लो। इसके बाद बुक का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज रिडक्शन कॉल्ड व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल। या तो आपको ऐसे पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का यहाँ पे आप टर्म देख रहे होगे लेकिन डेफिनेशन नहीं है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना बड़ा क्वेश्चन जो मैंने पहले बोला व्हाट इज रिएक्शन कॉल्ड, उससे अच्छा आप लिखो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और अगर मान लो इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो इसका एग्जाम्पल तो आपको मिल ही जाएगा, 1 मिनट, नहीं है रिएक्शन इधर, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, ये दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हमें आना है नेक्स्ट, इसमें जो इसका डेफिनेशन हमको लिखना है कोरोजन के ऊपर, ठीक है। कोरोजन के ऊपर आपको डेफिनेशन लिखना है, कोरोजन की डेफिनेशन बुक में नहीं है। सो कोरोजन का जो लिखने का है डेफिनेशन लिखो, मैं बोल रहा हूँ, द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर एसिड्स ऑन इट इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेंसिडिटी, जिसके ऊपर आपको एक गिव रीजंस भी पूछ सकता है, वैसे तो शायद गिव रीजन है पीछे में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप डाइजेस्ट से पढ़ो, डाइजेस्ट में अच्छे से दी गई है। अगर मेरी डेफिनेशन चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, व्हेन ऑयल्स और फैट्स और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ्स undergo oxidation if stored for a long time and it is found to have foul smell, it is called rancidity, ठीक है। तो आपको या तो ये डेफिनेशन या तो डाइजेस्ट से रेफर कर लो। इधर से मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आप दिख गया हो गया, ये आपको ये दिख गया होगा और ये दिख गया होगा, तो यही दो इंपॉर्टेंट है इधर से सबसे ज़्यादा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसमें से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, हमने जो क्वेश्चंस लिखे थे हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स उसमें का है, ठीक है। तो ये डाइजेस्ट से कर सकते हो। फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जांपल्स ये हमने किया है। और बाकी ये जो दो क्वेश्चंस है इसको आपको करना पड़ेगा डाइजेस्ट से। वैसे तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस इन सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हम लोग, मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप बोलते हो इसके ऊपर, ठीक है।
और इसको आइडेंटिफिकेशन करना है। नीचे 8th वाला क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो पहला वाला है एक्सोथर्मिक, दूसरा वाला है एंडोथर्मिक, तीसरा वाला है एक्सो और चौथा एंडो। ठीक है, आंसर नहीं पता तो आप बुक से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हमारा इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा 4th चैप्टर, फटाफट से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा 4th चैप्टर की भी। आप 4th चैप्टर देख लेना अच्छे से, और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी अच्छे से बता दो। और चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर मेरी साइंस 1 के पुराने चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके फटाफट से देख लो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।